हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए जितने भी एरर डिटेक्शन थे उनमें से कुछ का सोल्यूशन। मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर कई सारे शिफ्ट्स में हुआ था जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं एरर डिटेक्शन का पहला वीडियो कवर कर रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है ऐसे सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी का कोई भी पेपर देने वाले हैं, या तो अपकमिंग ईयर्स में देने वाले हैं या अपकमिंग मंथ्स में देने वाले हैं। क्योंकि आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि एमटीएस का जो पेपर होता है उसका लेवल इफ़ आई मे से सीजीएल के प्री के लेवल के भी ऊपर होता है। ठीक है, सीजीएल के प्री का लेवल भी उतना अच्छा नहीं होता जितना एमटीएस के सवाल का होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से कुछ रिवाइज करना है तो एमटीएस का पेपर कर लो। इंग्लिश एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल कि अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा एमटीएस के पेपर से। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अच्छे थे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि काफ़ी कुछ आपका जो रूल्स मैंने पहले पढ़ाए हुए थे उनमें से ही आया था। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल, अब जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, तरीका ये होता है मेरे वीडियोस में कि आप वीडियो को पॉज करते हैं, अपना आंसर ट्राई करते हैं, फिर मेरे सोल्यूशन देखते हैं और फिर मुझे कमेंट में बताते हैं कि आपने कितने करेक्ट किए। तो मैं कमेंट का वेट करूंगा कि कितने करेक्ट किए, मुझे जरूर जानना है। क्वेश्चन नंबर 1, सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल वाज अवॉर्डेड द गोल्ड कप एज ही वर्कड हार्डली थ्रू आउट द ईयर। अब हम फिर से वही काम करेंगे जो हम कई महीनों से पिछला करते आए। क्वेश्चन का प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सुशील है। हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल, क्या आप ये बात समझ पाए हैं कि ये एक रिलेटिव क्लॉज है? अच्छा, रिलेटिव क्लॉज हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी क्लॉज जो हु की मदद से, विच की मदद से या दैट की मदद से या ऐसे किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाया गया हो, जिसमें आप बेसिकली किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। तो यहां लिखा है सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल। ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इंफॉर्मेशन जो है ये सुशील के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। मतलब यह है कि सुशील कौन है, हमें बस इस वाले पार्ट को बताने के लिए इसका यूज किया गया सेंटेंस में कि सुशील वो सुशील जिसने हाल में हमारे स्कूल को ज्वाइन किया था। राइट, तो ये यहाँ का रिलेटिव क्लॉज है, ये हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। प्लीज आप ये बात समझिएगा। अच्छा, इसमें कैसे एरर हो सकता था? अगर यहाँ पे हु के जगह पे विच दिया होता तो ये एरर होता, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हु का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए किया जाता है और विच का इस्तेमाल ह्यूमन को छोड़कर बाकी और सबके लिए किया जाता है। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब हो रही है यार, एक मिनट में ओरिएंटेशन चेंज कर लो राइटिंग पैड का। हाँ, तो हु का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमंस के लिए किया जाता है और विच का इस्तेमाल जो है वो एनिमल्स या किसी नॉन लिविंग चीजों के लिए किया जाता है। अभी भी हैंडराइटिंग खराब ही है। एनीवेज, तो यहाँ पे हु बिल्कुल ठीक था क्योंकि हम सुशील के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब सुशील ने पहले कभी स्कूल ज्वाइन किया है। हम पास्ट के बारे में डिनोट करना चाहते हैं तो लिखा है कि सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल। यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ये बात भी आप समझना कि इसका सेंटेंस में और कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ सुशील के लिए आया हुआ था। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड कप। लिखा हुआ है कि उसे क्या किया गया था, उसे गोल्ड कप अवार्ड किया गया था। अब ये बात आप समझना जरा, यहां लिखा हुआ है वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड कप। ये क्यों आया? ये हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है, जिसका मतलब है ये जो था ये तो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखो मैं लाइन सीधा नहीं खींच पा रहा यार, क्या हो गया मुझे। तो जो मेन सेंटेंस है वो क्या है कि सुशील वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड कप एज ही वर्कड हार्डली थ्रू आउट द ईयर। मैं इसमें एरर नहीं समझा रहा, मैं अभी एरर तक पहुंचा ही नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको सेंटेंस का कोड मतलब तोड़ के पार्ट्स में बता रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि और अगर एरर बनता तो कहां से बन सकता था, ताकि आपका एक वीडियो में बहुत कुछ रिवाइज हो सके। तो लिखा है सुशील वॉज अवॉर्डेड। अब मेरा सब मेन सेंटेंस क्या बन रहा है? मेरा मेन सेंटेंस बन रहा है कि सुशील वॉज अवॉर्डेड। बिल्कुल इत्मीनान से आराम से समझना। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है ये लिखा है वॉज अवॉर्डेड। अब जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे बी का फॉर्म है? बी का फॉर्म कौन कौन होता है? इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, है ना। बी है, बिन है और बीइंग है। ये सारे के सारे हमारे बी के फॉर्म है। और इन सब के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है, जो कि आपको दिख रहा है यहां पर है, वॉज के बाद अवॉर्डेड लिखा है जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो समझना कि हमेशा सेंटेंस पैसिव में होगा। पैसिव का स्ट्रक्चर ही ये होता है कि बी का कोई फॉर्म हो, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, विच सिंपली मीन्स कि जब हम ये कह रहे हैं कि सुशील वॉज अवॉर्डेड तो हम सेंटेंस को पैसिव टोन देना चाह रहे हैं।
हम जब किसी चीज को पैसिव बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको हमने सब्जेक्ट माना, इस केस में सुशील को, ये काम कर नहीं रहा, इसके ऊपर काम हो रहा है। सुशील एक्शन का डूअर नहीं है, सुशील एक्शन का रिसीवर है। एक्शन कौन सा था? अवार्ड करने का। इसका मतलब यह है कि सुशील ने किसी को अवार्ड नहीं दिया, सुशील को अवार्ड दिया गया। बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुशील जिसने हाल में स्कूल ज्वाइन किया, इसका मतलब सुशील स्टूडेंट लग रहा है, उसे अवार्ड दिया गया गोल्ड कप का। मतलब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, पैसिव ही होना चाहिए था, पैसिव ही है। ठीक है, मैं यहां से एक चीज और रिवीजन करवा रहा था कि पैसिव का स्ट्रक्चर होता कैसा। आगे बढ़ेंगे, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे। एज का सेंस कंजंक्शन का है, बिकॉज जैसा यूज किया जा रहा है इसको। लिखा ही वर्कड हार्डली। आगे की बात करते हैं। लिखा है कि क्यों मिला। पहले तो हमने ये बोला कि सुशील जिसका एडमिशन अभी नया नया हुआ है उसे अवार्ड मिला। क्यों मिला भाई? तो यहां से नया क्लॉज स्टार्ट है। ही सब्जेक्ट है, वर्क इसका मेन वर्ब है, हार्डली आपका एडवर्ब है, और थ्रू आउट द ईयर टाइम बता रहा है। सो लिखा है कि ही वर्क हार्डली। अब एरर वाले पार्ट पर आते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट है, वर्क क्या है? V2 है, हार्डली क्या है? देखो, हार्डली का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से, रेयरली के सेंस में। ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ रेयरली। तो मैं क्या कहता हूं कि हार्डली मैंने कभी कोई शेर देखा है। हार्डली मतलब मैंने बहुत मुश्किल से कभी कोई शेर देखा है। तो जब आप बहुत मुश्किल से वाला सेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पे हमेशा हार्डली का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब इस बात को भी समझते हैं कि क्या सेंटेंस में हार्डली अप्रोप्रिएट था। देखो, ये कंफ्यूजन होता क्यों? क्योंकि एक रूल हमें पढ़ाया गया है कि एलवाई लगाने के बाद कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली बन जाता है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली बन जाता है। सेम चीज को लगाया जाता है हार्ड और हार्डली के साथ जो रूल फॉलो नहीं करता। सेम चीज लगाया जाता है लेट और लेटली के साथ जो रूल फॉलो नहीं करता। हार्ड और हार्डली का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि देखने में बस ये लग रहा है कि हार्ड के बाद एलवाई लगा हुआ, पर दोनों दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हार्ड का मतलब होता है कठिन। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कड़ी मेहनत की। ठीक है। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। अभी मैंने एग्जांपल बोला कि बहुत मुश्किल से मैं इंडिया से बाहर गया हूं, सो उसके लिए मैं हार्डली यूज करूंगा, हार्ड नहीं। सेम यहां पर है। लेट मतलब होता है देर। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, जिसे हम रिसेंटली के सेंस में यूज करते हैं। तो क्या मैं बोलूंगा मैं घर देर से आया, सो आई केम लेट, या आई केम लेटली? अगर मैं बोलूंगा आई केम लेटली, इसका मतलब होगा मैं हाल ही में घर पे आया, विच डजंट मेक सेंस। तो आंसर क्या होगा? आई केम लेट। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि यहां पे हार्डली नहीं होगा, उसके जगह पे हार्ड होगा। हम रेयरली नहीं बोलना चाह रहे, सेंटेंस के कंटेक्स्ट में हम कड़ी मेहनत बोलना चाह रहे हैं। सो कड़ी मेहनत के लिए एरर कौन सा है? एरर है ऑप्शन नंबर 4, हार्डली के जगह पे हार्ड होगा। अब जो बच्चे पुराने हैं उन्हें लगेगा सर इतना सिंपल सवाल में आपने इतनी राम कहानी कह दी, सीधी सी बात थी। देखो, मुझे सबको एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। आपको आता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने तुरंत एरर ढूंढ लिया। पर जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। अब अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर हो जो बहुत टाइम से मुझे देखते आ रहे हो, तो ये सब चीजें मैंने 20 एक बार बताई हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत बार रिपीट हो रहा है ये, बट जो नए बच्चे हैं उनको भी लेके चलना जरूरी है। Question number 2. The workers had been repairing the mall in town for several days now. The workers यहाँ का सब्जेक्ट है। Had been repairing क्या बता रहा है? एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है, राइट। और had देख के ये लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है किया करते आ रहा था। सो लिखा है द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल। क्या रिपेयर कर रहे थे? द मॉल यहाँ का ऑब्जेक्ट है, द मॉल रोड। इन प्रेपोजिशन, हर प्रेपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या है? टाउन। फॉर समय बताने के लिए यूज किया गया। फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों से। नाउ, कुछ दिनों से, अब मतलब हाल फिलहाल में कुछ दिनों से वर्कर्स जो हैं वो मॉल रोड पे रिपेयर करते आ रहे थे। ये हमने पूरा सेंटेंस समझा। अब हम समझते हैं इसमें एरर कहां पर है। देखो, हम जब शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लिखा है द वर्कर्स हैड बीन। हैड का मतलब हम पास्ट के टोन में बोलना चाह रहे हैं, पास्ट टेंस में बोलना चाह रहे हैं। लिखा है द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग। रिपेयरिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है? रिपेयरिंग वर्ब का चौथा फॉर्म। तो लिखा है कि द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई एरर नहीं मिला। द मॉल रोड, कोई एरर नहीं मिला। इन टाउन, कोई एरर नहीं है। फॉर सेवरल डेज नाउ। अब देखो, पूरा का पूरा गेम खराब कर दिया इस नाउ ने। इसका मतलब क्या होता है? नाउ का मतलब होता है अभी। मतलब अभी कुछ दिनों से जो वर्कर्स हैं वो रिपेयर करते आ रहे थे। आपको हिंदी में भी सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा कि अभी कुछ दिनों से रिपेयर करते आ रहे थे। हम जब अभी कुछ दिनों से बोलते हैं तो रिपेयर करते आ रहे हैं मेक्स मोर सेंस, राइट। पर हम सुनने से नहीं जाएंगे, हम लॉजिक पे, हम ग्रामर पे बात करेंगे। जब आप नाउ यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इसका जो टाइमलाइन दे रहे हो वो प्रेजेंट का टाइमलाइन है।
अगर ये प्रेजेंट का टाइमलाइन है फिर हम यहाँ पे हैड कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा। हैड बीन रिपेयरिंग का मतलब होगा कि उन्होंने पास्ट में कभी शुरू किया और पास्ट में ही वो घटना खत्म भी हो गई। फिर यहाँ पे हम नाउ कैसे यूज कर रहे हैं? यहाँ तो देन होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस में झोल है। झोल ये है कि यहाँ पे वर्कर्स अभी भी रिपेयर कर रहे हैं, हम अभी भी की बात करेंगे, सो हैड नहीं होगा, यहाँ पर हैव होगा। अब प्रेजेंट टेंस पे रखना चाहते हो, वर्कर्स प्लूरल है तो हैव लगेगा, क्या हो जाएगा? द वर्कर्स हैव बीन रिपेयरिंग। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लासरूम। ये वाला बड़ा क्लासिक सवाल है जो प्री के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जब भी आप किसी दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ते हो तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मतलब जो सब्जेक्ट आपने इधर लिख रखा है ना, सेकंड वाले जो कंजंक्शन का पार्ट है उसके बाद हमेशा वर्ब उसको फॉलो करता है। लिखा है नाइदर स्मिथ नॉर रोज, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आने वाला है वो कौन है? रोज है। अच्छा, रोज तो एक का नाम लग रहा है, अगर एक का नाम लग रहा है फिर वर्ब क्यों यूज करेंगे? हम लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि वॉज सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है, राइट? इसका मतलब यह है कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वर नहीं हो सकता, इसके जगह पे वॉज यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल है। लिखा है मिसेस प्रेमलता, सब्जेक्ट है यहाँ का, आस्क्ड वर्ब है यहाँ का, मालिनी ऑब्जेक्ट है, किससे बोला? हुम का रिप्लाई है। मिसेस प्रेमलता आस्क्ड हुम, मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी। क्या करने को कहा? टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट्स। उन्होंने कहा कि जितने भी पेमेंट्स हैं उन सबकी स्लिप मुझे लाके दे दो, सो हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। अब देखो, जो बच्चा थोड़ा थॉरो जाकर नहीं पढ़ता है उसको इसमें एरर नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से इसमें नो एरर होना चाहिए था, हालांकि नो एरर ऑप्शन में नहीं है तो आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया। कहां एरर है समझते हैं। यहां पे लिखा था हैंड डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है और हमारा एरर यहीं पर है। अब जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं फ्रेजल वर्ब्स कैसे पढ़ाता हूं। तो हैंड से जितने फ्रेजल वर्ब एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने उनके लिए अलग स्लाइड लगा रखा है, ठीक है? एक एक करके हर फ्रेजल वर्ब को समझते हैं। सबसे पहला है हैंड इन। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को सबमिट करना, असाइनमेंट को, डॉक्यूमेंट को, उसको हैंड इन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हैंड इन योर होमवर्क बाय टुमारो। कल तक अपना होमवर्क आप जमा कर देना। इसे क्या कहा जाता है? इसे हैंड के बाद इन लगा के हैंड इन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है असाइनमेंट किसी को सौंपना। अगला है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या लोगों को देना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा पैम्पलेट्स, जब हम लोग प्रमोशन करते हैं तो हम लोग अपने पैम्पलेट्स या हैंडआउट्स लोगों को देते हैं। हैंडआउट्स एक्चुअली नाउन जैसा भी यूज किया जाता है, हैंडआउट का मतलब पैम्पलेट ही होता है, और ये वर्ब भी हैंडआउट का मतलब लोगों को देना। तो बहुत बार क्या होता है जब हम लोग किसी को कुछ बांटते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टीचर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बांट रहा है तो उसको हैंड आउट कहा जाता है। द टीचर हैंडेड आउट द एग्जाम पेपर्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है गिव और ट्रांसफर समथिंग टू समवन ऑफन ऑफिशियली और रिलेक्टेंटली। ऑफिशियली किसी को कुछ देना इज कॉल्ड हैंड ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जब किसी का ट्रांसफर होता है तो वो दूसरे को अपने चार्जेस हैंड ओवर करके जाते हैं। हैंड ओवर का मतलब है कि जितने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मैं आपको देकर जा रहा हूं। अगला हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब होता है टू पास समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशंस या एयरलूम्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या फिर किसी डिसीजन को फॉर्मली बोलना। बेसिकली समझो, जब कहीं पे कोई मुखिया होता है और वो अपना पोजीशन छोड़कर किसी दूसरे को मुखिया बनाता है तो वो ये कहता है कि आई एम हैंडिंग डाउन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हैंड डाउन का मतलब होता है मैं पास कर रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ये ट्रेडिशंस के लिए भी होता है, ये स्किल के लिए भी होता है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपने स्किल्स भी हैंड डाउन करते हैं, ठीक है? सो हैंड डाउन का मतलब होता है टू पास समथिंग, ट्रेडिशन वगैरह के सेंस में इसको यूज किया जाता है। अगला हैंड बैक। हैंड बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग टू समवन, किसी को वापस देना। फॉर एग्जांपल, द लाइब्रेरियन आस्क्ड हिम टू हैंड बैक द ओवरड्यू बुक्स। जो बुक्स तुमने ले रखी है वापस नहीं कर रहे, लाइब्रेरियन ने उससे बोला कि वो किताबें वापस करो। सो वापस करने के लिए हैंड बैक। ज्यादा करके दो फ्रेजल वर्ब्स बहुत पूछे जाते हैं, एक हैंड आउट, एक हैंड ओवर, दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब आएंगे वापस क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ था? मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। देखना, हैंड डाउन का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जब आप किसी स्किल को, किसी ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाते हैं। क्या ये कंटेक्स्ट था सेंटेंस का? नहीं साहब, ये तो नहीं था। कंटेक्स्ट ये था कि पेमेंट के कुछ स्लिप्स आए हैं, मिसेस प्रेमलता मालिनी को कह रही वो स्लिप्स मुझे दे दो। इसका मतलब यहां पे तो हैंड ओवर वाला सेंस बन रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
हैंड डाउन नहीं, हैंड ओवर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। My secretary is disposed of discuss everything in great detail before she begins the actual work. If my memory serves me well, ऐसा ही एक सवाल CGL में भी पूछा गया था प्री के एग्जाम में, जहां पे disposed के बाद OFF ऑफ लगा दिया गया था, जिसको चेंज करके OF ऑफ करेक्शन था। अब देखो वैसा ही सवाल यहां पे भी पूछा गया, पर बहुत खूबसूरत सवाल है। क्या देखो सवाल क्या है? माई सेक्रेटरी, इसलिए मैं बोलता हूं एमटीएस का लेवल बहुत अच्छा है। लिखा माई सेक्रेटरी, सब्जेक्ट है, इज डिस्पोज्ड ऑफ, पैसिव वॉइस में है, ठीक है, कि मेरी जो सेक्रेटरी है उस वो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मुझे वो समझाना पड़ेगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क, ठीक है, कि इससे पहले कि मेरी सेक्रेटरी एक्चुअल काम स्टार्ट करे, वो हमेशा हमेशा वो डिस्पोज ऑफ करती है डिस्कस करने का एवरीथिंग, मतलब जो भी चीजें उसको डिस्कस करने का वो डिस्पोज ऑफ करती है इससे पहले कि वो एक्चुअल वर्क को शुरू करे। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। कंजंक्शन कौन सा है? बिफोर। बाद वाला क्लॉज में शी सब्जेक्ट है, जो कि प्रेजेंट टेंस में उसके लिए बिगिंस आया, जो वर्ब का पांचवा फॉर्म है, सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। द एक्चुअल वर्क, यहां तो हमें कोई एरर नहीं मिला। अब इस कंजंक्शन के पहले वाले पार्ट को पढ़ते हैं। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग। अब देखो, जिस बच्चे ने जो बच्चा ये नहीं पकड़ पाया कि यहां पे डिस्पोज्ड ऑफ लगा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या एरर होगा, ध्यान से सुनना। उसके लिए एरर ये होगा कि यहां पे डिस्कस नहीं हो सकता, यहां पे डिस्कसिंग होना चाहिए, राइट? क्योंकि उसके दिमाग में ये आएगा कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, अगर वो वर्ब के फॉर्म में आए तो हमेशा आईएनजी होता है। मैंने भी पढ़ाया है, सबने पढ़ाया है, रूल भी है ग्रामर का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्कसिंग होना चाहिए, पर ये गलत सोल्यूशन है। क्यों गलत सोल्यूशन है? क्योंकि यहां पे डिस्पोज्ड ऑफ होगा ही नहीं। क्या होगा समझते हैं। देखो, डिस्पोज्ड ऑफ और डिस्पोज्ड टू में अंतर होता है। दोनों डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, या किसी चीज को झेलना, टू डील विद समथिंग इज कॉल्ड डिस्पोज्ड ऑफ। ऑलवेज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन ऑफ एंड रेफर्स टू एन एक्शन ऑफ एलिमिनेशन और हैंडलिंग। किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को फेंक देना, किसी चीज को ठिकाने लगाना, उसको डिस्पोज्ड ऑफ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द वेस्ट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, मतलब जो कचरा था उसे ठीक से ठिकाने लगा दिया गया, उसे फेंक दिया गया। तो फेंकने के सेंस में डिस्पोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठिकाने लगाने के सेंस में डिस्पोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पोज टू क्या होता है? डिस्पोज टू का मतलब होता है इंक्लाइंड और विलिंग टू डू समथिंग। जब आप कुछ करने के लिए इच्छुक हो ना, तो उसे डिस्पोज टू कहा जाता है, which means indicates a tendency, attitude or willingness often in personal or emotional context। किसी भी पर्सनल या इमोशनल कंटेक्स्ट में जब आप कुछ करने को उतारू हो तो उसे डिस्पोज टू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डिस्पोज टू हेल्प दोज इन नीड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पे टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इसलिए यहां पे हेल्प लिखा गया है। अगर हम इसके बाद, यहां तो देखो प्रॉपरली एडवर्ब है, पर अगर यहां पे कोई नाउन लिखना होता तो हम फिर उसको जेरेंड लिखते, आईएनजी में लिखते। सवाल पे वापस आऊंगा। अभी मैंने क्या बोला था कि ये ऑफ देख के बहुत सारे लोगों ने ये आंसर कर दिया कि डिस्कस नहीं होगा, डिस्कसिंग होगा, पर एक्चुअली एरर ये था कि यहां पे डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहां पे डिस्पोज टू होना चाहिए था। क्योंकि आप कुछ ठिकाने लगाने की बात थोड़ी कर रहे हो कि मेरी सेक्रेटरी ठिकाने लगाती है डिस्कस सब कुछ ग्रेट डिटेल में। क्या बोलना चाह रहा है? कोई सेंस ही नहीं बन रहा। डिस्पोज टू का मतलब क्या होगा? कुछ करने के लिए इच्छुक, या अगर आपका एटीट्यूड है कि आप बार बार, आपकी आदत है कि आप बार बार वो करते हो, तो क्या लिखा हुआ है कि माय सेक्रेटरी इज डिस्पोज टू डिस्कस एवरीथिंग, मतलब मेरी जो सेक्रेटरी है उसकी आदत है कि वो हर चीज मुझसे डिस्कस करेगी ग्रेट डिटेल में, इसके पहले कि वो एक्चुअल काम स्टार्ट करे। सो ये आदत वाले सेंस में था तो वहां पे डिस्पोज टू बोलेंगे, अगर फेंकने वाले सेंस में होता तो वहां पे डिस्पोज ऑफ बोलते। इसका मतलब यहां पे डिस्पोज ऑफ ही एरर था, ऑफ नहीं होगा, इसके जगह पे डिस्पोज टू होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा है, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटिफुल अ लैंडस्केप देन दिस वन। अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग करते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बिना ग्रामर के रूल के पता होंगे और आप इसको आराम से सुधार देंगे अगर आप रीडिंग करते हो। क्या लिखा हुआ है देखो, आई हैव नेवर, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब है, सीन मेन वर्ब है, सो ब्यूटिफुल अ लैंडस्केप। देखो कैसे लिखाता है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस अ प्लस नाउन प्लस एज। जिनको नहीं पता है वो ये स्ट्रक्चर लिख लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि रट्टा मत मार लेना स्ट्रक्चर, ठीक है? इतनी बार आपको ये सारी चीजें दिखती हैं कि आपको याद हो जाती हैं, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे सर ये कैसा अजीब गरीब सा स्ट्रक्चर है, ऐसा लिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो इंटरेस्टिंग
अ स्टूडेंट एज कश्यप वॉज। इसका मीनिंग यह है कि वो इतना ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है जितना कश्यप था। मतलब कश्यप नाम का कोई लड़का था जो चला गया, तो वो इतना ही इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट है, जितना कश्यप था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ही इज एज इंटरेस्टिंग एज कश्यप वाज। ये भी एक लिखने का तरीका है। दूसरा लिखने का तरीका यह है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले सो लिखा, फिर एडजेक्टिव लिखा, फिर आर्टिकल ए लिखा, फिर नाउन लिखा और फिर एज लगा दिया। जिससे कंपेयर करना है उसके नाम के आगे एज लगा दिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर ना कि बीच में आर्टिकल आ गया, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, इसको देख के ना घबरा मत जाना, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब वापस आऊंगा क्वेश्चन पे। क्या लिखा है कि आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल। सो एडजेक्टिव चाहिए था, ब्यूटीफुल लिखा है। अ लैंडस्केप नाउन है। देन दिस वन, मैं कंपेयर करने के लिए देन का इस्तेमाल थोड़ी कर सकता हूं। यहां देखना किसका इस्तेमाल किया गया, यहां इस्तेमाल किया गया एज का। मैंने किसका यूज किया है, एज का। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, देन। गलत है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, एज होना चाहिए था। कहां है कहीं, देन दिस वन। आंसर होगा एज दिस वन। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। 7 नंबर पे बढ़ेंगे। लिखा था ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स ऑफ आवर मदरलैंड फेल इनटू द एनिमी एंड वॉन द बैटल। लिखा है द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोल्जर्स। ब्रेव और करेजियस क्या है, इन्हीं सोल्जर्स के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया। दो एडजेक्टिव्स आए हैं, एक तो ये हमारे सोल्जर्स ब्रेव हैं, दूसरा वो करेजियस है। ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव्स सोल्जर्स के लिए आए हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन है, सोल्जर्स है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आवर मदरलैंड जो लिखा हुआ है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फेल इनटू क्या लिखा हुआ है, फेल इनटू। ये बात कॉमन सेंस है कि ये फॉल वर्ड का V2 है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से टोन में जा रहा है, हमारा सेंटेंस पास्ट टोन में जा रहा है। फेल इनटू द एनिमी, फेल इनटू द एनिमी एंड वॉन द बैटल। ये वॉन जो है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट भी सोल्जर्स ही है। ठीक है, मतलब यहां पे सोल्जर्स ने दो काम किया है। पहला ये कि दे फेल इनटू द एनिमी और दूसरा दे वॉन द बैटल। मतलब यह है कि जो हमारे ब्रेव और करेजियस सोल्जर्स थे हमारे मदरलैंड के, वो दुश्मनों के साथ फंस गए और उन्होंने बैटल जीत लिया, उन्होंने युद्ध जीत लिया। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, दुश्मनों के साथ फंस गए, उन्होंने दुश्मनों के ऊपर अटैक किया और बैटल जीत लिया, ये सेंस बनता है ना। फिर आप फंस गए क्यों बोल रहे हो, मैं फंस गए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने फ्रेजल वर्ब ये यूज किया है, फेल इनटू। फेल इनटू करेक्ट इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में करेक्ट फ्रेजल वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि फॉल इनटू नहीं होगा, इस जगह पे फॉल अपॉन होगा। आओ अंतर समझते हैं। फॉल अपॉन का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं फियर्सली या अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज के साथ आप आते हैं, उसको फॉल अपॉन कहा जाता है। यूज इसका यह है कि यह आमतौर पर बैटल्स, अटैक्स और सडन इनकाउंटर्स के सेंस में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जानबूझकर फोर्सफुली किया गया एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फेल अपॉन द एनिमी विथ ग्रेट फोर्स। सोल्जर्स जो है उन्होंने बहुत ही ताकत के साथ एनिमी पे अटैक किया, जिसका मतलब यह है कि फॉल अपॉन का अगर हम सीधा सीधा मतलब समझें तो इसका मतलब होता है अटैक करना किसी के ऊपर। अब हम फॉल इनटू समझते हैं। फॉल इनटू का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली एंटर और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। गलती से कहीं इन्वॉल्व हो जाना या गलती से फंस जाना किसी ट्रैप में। देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, एक ट्रैप में, किसी के जाल में फंस जाना, सिचुएशन में फंस जाना, कंडीशन ऐसी हो जाना कि आप फंस गए, उसको फॉल इनटू कहा जाता है। यह आमतौर पर यूज किया जाता है फंसने के सेंस में। अब की टिप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजेस्ट अनइंटेंडेड इन्वॉल्वमेंट और मूवमेंट। जब आप जानबूझकर आपने कुछ नहीं किया, गलती से आप फंस गए, उसको फॉल इनटू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इनटू अ डीप पिट व्हाइल हाइकिंग। जब वो पहाड़ चढ़ रहा था, वो एक बहुत गहरे खाई में गलती से फंस गया। सो गलती से फंसने के सेंस में फॉल इनटू का यूज किया जाता है। बीइंग ट्रैप्ड के सेंस में फॉल इनटू का यूज किया जाता है। अब सेंटेंस पे वापस आएंगे। अब आप बताओ कि हमारे जो करेजियस सोल्जर्स थे, पहले बोल दिया कि बहुत ब्रेव सोल्जर्स है, बहुत करेजियस सोल्जर्स है, क्या वो दुश्मनों के साथ फंस जाएंगे कि दुश्मनों के ऊपर अटैक करेंगे? क्योंकि आगे भी ये लिखा हुआ है कि उन्होंने बैटल जीत लिया, इसका मतलब बैटल लड़ा गया होगा। अगर बैटल लड़ा गया होगा इसका मतलब हमारे सोल्जर्स ने अटैक किया होगा। तो यहां पे फंसने का सेंस है कि अटैक करने का सेंस है? ऑब्वियसली यहां पे अटैक करने का सेंस है। तो एरर कहां पर है, एरर इनटू नहीं होगा, एरर होगा अपॉन। तगड़ा लेवल है मजा आ रहा होगा बनाने में, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मतलब एमटीएस मौज करा देता है बिल्कुल। 8 नंबर, although she is usually rude with everyone, she behaved nice with all of us today. Although
एक कंजंक्शन है। देखो एक रूल है ऑल्दो का, तो मैं एक बार यहां दोहरा दे रहा हूं, इसका इस सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, रूल बस दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रहा हूं। ऑल्दो या दो के बाद ना कंजंक्शन के फॉर्म में येट आता है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कॉमा भी लगा देंगे तो चलेगा। जैसे इस सेंटेंस में दो नहीं लिखा, यहां पे कॉमा लगा दिया गया है, तो ये भी चलेगा। क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो शी इज, शी यहां का सब्जेक्ट है, इज यहां का लिंकिंग वर्ब है, यूजुअली रूड, रूड एडजेक्टिव है, विथ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट एवरीवन। तो क्या लिखा हुआ है कि शी इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन, आमतौर पर वो हमेशा दूसरों के साथ बहुत रूड होती है, ठीक है। कॉमा शी बिहेव्ड, शी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड यहां का वर्ब है, नाइस यहां का एडजेक्टिव है, विथ प्रीपोजिशन ऑल ऑफ अस टुडे उसका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्लॉज करके एरर पकड़ेंगे। सबसे पहले ऑल दो मतलब होता है जबकि यद्यपि, शी सब्जेक्ट है उसके लिए इज आता है, बिल्कुल ठीक है। शी इज रूड बोल रहा हूं कि वो बहुत घमंडी या बहुत एरोगेंट है, बिल्कुल ठीक है सबके साथ, यहां तक तो हमें कोई एरर नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे, लिखा है शी बिहेव्ड, शी बिहेव्ड नाइस। अब आगे की बात बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझना। नाइस एक एडजेक्टिव होता है, मैं नहीं बोल रहा, यूज कर लो समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं नाइस आइडिया, किसने मुझे कुछ आइडिया दिया, मैं बोल रहा हूं नाइस आइडिया। आइडिया क्या है, नाउन है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि नाइस एक एडजेक्टिव होता है। अब सेंटेंस में अगर हम इसका कंटेक्स्ट देखें कि ये आया क्यों है, क्या हम इनको नाइस कह रहे थे, नहीं, इनको हमने पहले रूड कहा था, हम इनको नाइस नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जबकि वो बहुत रूड है सबके साथ, हमारे साथ उन्होंने अच्छे से बिहेव किया। इसका मतलब ये जो नाइस है ये बिहेवियर का तरीका बता रहा है, ये वो मैनर बता रहा है जिस मैनर में उन्होंने हमसे बिहेव किया। अच्छा, मैनर बताने वाला वर्ड तो एडवर्ब होता है कि उन्होंने कैसे काम किया। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो एडजेक्टिव आया था ये गलत था ना, हम जिसको क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं वो शी नहीं है, हम जिसको क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं वो बिहेव्ड है। इसका मतलब हम किसी एक वर्ब को क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं। तो अगर कोई वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है, एडजेक्टिव नहीं। इसका मतलब नाइस गलत है, यहां पे जो एडजेक्टिव था हमें इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, एलवाई लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा, नाइसली। विच मीन्स आंसर है ऑल्दो शी इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन, शी बिहेव्ड नाइसली। आंसर होगा शी बिहेव्ड नाइसली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन द लेटेस्ट मॉडल। द न्यू स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यहां का नाउन है, स्मार्टफोन यहां का सब्जेक्ट है, न्यू उसके लिए एडजेक्टिव आ रहा था, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली एडवर्ब है, बेस्ट देन, या इससे सिंपल सवाल क्या होगा भाई, आप यहां पे देन का इस्तेमाल कर रहे हो जो चीख चीख के कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है। उसके अलावा आप एक मॉडल से दूसरे स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहे हो, यहां से भी पता चल रहा है कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री लेगा, तो फिर बेस्ट क्यों यूज करोगे, क्या यूज करोगे, बेटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, बेटर। द न्यू स्मार्टफोन इज बेटर देन द लेटेस्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10, माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल एकेडमी। लिखा है मेरा जो भाई है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है यहाँ का। अच्छा मैं पहले पढ़ लेता हूँ विषय। लिखा है माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल एकेडमी वेयर एज आई गेट्स अ हैंडसम सैलरी टू टीच मैथमेटिक्स एट द सेम प्लेस। मेरा जो भाई है वो छोटे बच्चियों को फुटबॉल एकेडमी में ट्रेन करता है और मैं वहीं पे, मुझे एक हैंडसम सैलरी मिलती है वहीं पे मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो लिखा है माय ब्रदर सब्जेक्ट है यहाँ पे, ट्रेन्स लिखा हुआ है। अच्छा ट्रेन्स क्यों लिखा हुआ, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म मतलब ये सिंगुलर है। ये कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो माय ब्रदर एक आदमी था, सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे V5 यूज किया। तो क्या लिखा, माय ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल एकेडमी। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं मिला हमें। आगे वेयर एज, कंजंक्शन यहाँ का वेयर एज, जबकि आई गेट्स, इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है भाई दुनिया में, आई के साथ गेट्स लगता है कि आई के साथ गेट लगता है। आपने जब भी किसी को प्यार जाहिर किया है, आई लव यू बोला है या आई लव्स यू बोला है? ऑब्वियसली हर बच्चा बिना मतलब जाने, बिना स्पेलिंग जाने ये तो बोलता ही है। इसका मतलब आई लव यू होता है, आई लव्स यू नहीं होता। आई अपने साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म नहीं लेता, इसे से याद रख लेना। जिसका मतलब यह है कि आई गेट्स नहीं होगा, इस जगह पे क्या होना चाहिए था, गेट होना चाहिए था। आई गेट अ हैंडसम सैलरी टू टीच मैथमेटिक्स एट द सेम प्लेस। हालांकि इसमें मुझे एक वीक एरर और नजर आ रहा है जब मैं इसको पढ़ रहा हूं। मुझे यहां पे ये जो द लिखा हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा वीक एरर लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। यहां लिखा हुआ था कि मेरा भाई एक फुटबॉल एकेडमी में पढ़ाता है, उस फुटबॉल एकेडमी में पढ़ाता है, मतलब ये कोई खास फुटबॉल एकेडमी है क्या? नहीं। क्या हमने पहले इसका जिक्र किया था क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे मुझे द ठीक नहीं लग रहा, एक वीक एरर है मेरे हिसाब से। एसएससी ने हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया होगा,
क्योंकि ये बहुत बड़ा एरर है। तो एक वीक एरर ये है कि यहाँ पे अ फुटबॉल एकेडमी होना चाहिए था, कि मुझे मेरा जो भाई है वो एक फुटबॉल एकेडमी पढ़ा में यंग गर्ल्स को ट्रेन करता है, ठीक है, वीक एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अकॉर्डेंस टू द फैक्चुअल डेटा सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। लिखा है फैक्चुअल डेटा के अनुसार सीरियस मेजर्स की जरूरत है, जो लॉस हुआ है उसको, सॉरी सीरियस मेजर्स की जरूरत है कंट्रोल करने के लिए लॉस को। लिखा है इन अकॉर्डेंस टू, एरर यहीं पर है भाई साहब, आप अगर थोड़ा भी रीडिंग करते हैं तो आपको यह बात पता होगी। इन अकॉर्डेंस टू बोल के कुछ नहीं होता, अगर होता है तो वो होता है इन अकॉर्डेंस विथ। या तो आप बोलें साहब अकॉर्डिंग टू, किसी चीज के अनुसार, या तो फिर आप बोले इन अकॉर्डेंस विथ। इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये होगा इन अकॉर्डेंस टू नहीं होगा, इसके जगह पे इन अकॉर्डेंस विथ होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। लिखा ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीचेज हिज होम। सिंपल एरर, आई रीचेज लिखा हुआ है, अभी जस्ट समझाया था, आई लव्स यू नहीं आई लव यू होता है, तो रीचेज नहीं होगा, इसके जगह पे रीच होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पांडव प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्ण। लिखा हुआ है कि अगीता इज कंसिडर्ड, फिर से ध्यान दीजिएगा यहां पे इज कंसिडर्ड लिखा है, ये कंसिडर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और ये इज बी का फॉर्म है, जिसका मतलब ये है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है वो आपके एक्शन का रिसीवर है, वो आपके एक्शन का डूअर नहीं है, विच मीन्स गीता किसी को नहीं मान रहा, गीता को माना जाता है, राइट? इसका मतलब ये है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है यहाँ पे पैसिव के कंटेक्स्ट में कि पैसिव लगेगा, अदरवाइज हमें एक्टिव करना पड़ सकता है बहुत सारे सवालों में, यहाँ पैसिव ठीक है। एरर क्या है? अ गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग, कि गीता को माना जाता है कि एक डायलॉग है, किसके किसके बीच में? पांडव प्रिंस अर्जुन के बीच में और लॉर्ड कृष्णा के बीच में। जब दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बिटवीन लगता है, तो देख लो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की बात की गई है, तो इसके लिए बिटवीन लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एरर कहां पर है? एरर एकदम शुरुआत में था, अ गीता, ये नहीं होता। हमें बचपन से पढ़ाया गया है, बहुत ही बेसिक बात है ये, कि जब भी आप किसी एपिक बुक की का नाम लेते हो तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है, विच मीन्स हम द गीता, द कुरान, द महाभारत, द बाइबल ऐसे करके यूज करते हैं। तो एरर बहुत सिंपल है, आ नहीं होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 14, महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिखा हुआ है महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन, ये क्या है? यहां का सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिन बी का फॉर्म है, और वर्कड V3 है। क्या आपको फिर से यहां पर B प्लस V3 का सेंस मिल रहा है कि ये बिन जो था ये B का फॉर्म था, वर्क जो था ये V3 था? इसका मतलब साहब ये है कि ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है अभी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये पैसिव में होता भी कि जबरन लिख दिया गया है। देखते हैं। पैसिव का मतलब ये होता है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना वो एक्शन का डूअर नहीं होता, वो एक्शन का रिसीवर होता है। आ जाइए, महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन वर्कड, यहां का एक्शन क्या है? वर्कड, मतलब होता है काम करना। तो अभी जो लिखा है पैसिव में उसका मतलब ये हो रहा है कि महेश और उनके वर्कर्स को काम किया गया प्रोजेक्ट के ऊपर है। महेश एंड हिज वर्कर्स को काम किया गया, या महेश और उसके वर्कर्स ने काम किया? इसका मतलब ये है महेश और उसका वर्कर्स जो है वो एक्शन का डूअर है, रिसीवर नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था, पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए था। तो अभी जो लिखा है ये तो सरासर गलत है कि यहाँ पे वर्कड तो नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ और हो सकता है पर वर्कड नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? क्योंकि पैसिव में तो नहीं होगा, सेंटेंस एक्टिव में ही लिखाएगा। अब ये देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो लिखा है कि विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको ये बात याद आई कि फॉर या सिंस लगा के जब हम किसी टाइम को डिनोट करना चाहते हैं तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। वो 4 दिनों से खाना खाता आ रहा था, मैं 10 घंटे से पढ़ाई करता आ रहा था, ये सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है कि महेश और उनके जो वर्कर्स हैं वो बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे थे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस नाम है, इसका मतलब V4 होना चाहिए ना। यहां पे वर्क क्यों लिखा है? फिर एरर है। क्या होना चाहिए था? वर्किंग होना चाहिए था। Mahesh and his workers will have been working on the project, not worked on the project. Question number 15. By next December, we will has lived in this city for 28 years. अब देखो ये सवाल अगर मैं किसी को दूंगा वो फटाक से बता देगा एरर कहां पर है। एरर यहां पर है कि सर ये will has नहीं होगा, will have होगा।
मैं उससे पूछूंगा हैव क्यों होगा, पता नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था समझना बात को, क्यों होता है ऐसा। देखो विल एक मॉडल है, क्या ये बात आप समझते हैं? हर मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, ठीक है। इसका क्या लेना देना, बहुत तगड़ा लेना देना है। हैव बेस फॉर्म होता है साहब, V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, और V5 होता है हैज। ये वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है, बेस फॉर्म हैव है। अब सेंटेंस पे वापस आएंगे, क्या लिखा है, बाय नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज लिव्ड। अभी मैंने बोला कि एक मॉडल हमेशा अपने बाद बेस फॉर्म लेता है, तो अगर एक मॉडल अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है तो आपको यहां पे हैज नहीं लगाना पड़ेगा, उसके जगह पे क्या लगाना चाहिए, हैव लगाना चाहिए। एरर यह है कि वी विल हैज नहीं होगा, वी विल हैव होगा, ठीक है। देखो एरर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा या ये बहुत अटपटा साउंड कर रहा है। 80% क्वेश्चंस वैसे सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम वहां होता है जहां पे अपना लेवल अगर एग्जाम में बढ़ा दिया जाए एरर का ना, तो वहां पे फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, फिर वहां पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा वाले में आप मिस्टेक कमिट कर जाओगे। इसलिए अगर कुछ पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको डिटेल में सीखने की जरूरत है कि कॉन्सेप्चुअली आप हमेशा करेक्ट रहो, ठीक है। मैं चाहता तो ये जितने सवाल है मैं, और ऐसा करते भी हैं लोग कि बहुत तेजी से बस आंसर बता के निकल जाते हैं, तो मैं आंसर बता के निकल जाता कि अरे ये तो विल हैज लिव्ड लिखा है, यहाँ पे विल हैव लिव होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। पर मैं रीजन इसलिए बताता हूं कि इसके पीछे में अगर किसी को कॉन्सेप्ट ना पता हो तो उसको इस वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि अगला अगर कोई सवाल हो तो आप वहां पे एरर ना कमिट करें, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली चीजें ठीक रहे, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। क्या लिखा है कि आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, बहुत आराम से समझना। लिखा है कि आई एम क्लीनिंग द सोफा, कौन से टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है कि मैं अभी सोफा साफ कर रहा हूं। व्हेन कंजंक्शन है, अच्छा ये कंजंक्शन टाइमलाइन सेट कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, शी कॉल्ड मी, जिसका मतलब है ये वाला वर्ब का दूसरा फॉर्म है, विच मीन्स हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म, हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैं सोफा साफ कर रहा हूं जब उसने मुझे बुलाया। कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये घटना के का जो टाइमलाइन है बहुत उल्टा पुल्टा है, ये वाला प्रेजेंट टाइमलाइन का, ये वाला पास्ट टाइमलाइन का, हमके दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब हम सेम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब एम को चेंज कर दो वॉज में, कि उसने जब मुझे बुलाया, लेट्स से अभी रात के 9 बजे हैं मान लो, और मैं कह रहा हूं सुबह 9 बजे बुलाया था, इसका मतलब पास्ट की बात है। तो जब उसने मुझे बुलाया, मैं इस वक्त एक काम कंटिन्यू कर रहा था। कौन सा काम, मैं सोफा साफ कर रहा था। इसका मतलब उस वक्त पे जो काम हो रहा था उसके लिए तो हम वॉज क्लीनिंग ही बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज क्लीनिंग। अब एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि सर इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर दो। कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे V5 लगाना पड़ेगा कॉल्स में। अच्छा जैसे आपने V5 लगाया कॉल्स, क्या ये बात आपको याद है कि V5 मतलब हैबिचुअल एक्शन होता है? तो फिर तो साहब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो मुझे रोज बुलाती है, बार बार बुलाती है और मैं हर बार सोफा साफ कर रहा होता हूं। सेंस नहीं बनेगा इसका कि वो मुझे बार बार बुलाती है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है। ये एक बार की घटना है कि उसने मुझे बुलाया, और ये एक बार की घटना है कि उस वक्त मैं सोफा साफ कर रहा था। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों को पास्ट में रखो, प्रेजेंट में रखोगे तो चीजें और बिगड़ेंगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 17. The teacher checked whether each of them have a blanket as it was a cold night. The teacher यहाँ का सब्जेक्ट है, checked यहाँ का वर्ब है। अच्छा ये बात आप समझ पा रहे हैं कि checked वर्ब के दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस से डील कर रहे हैं। The teacher checked whether conjunction each of them, अच्छा ये वाला मैंने अपने मार्क्स बूस्टर सीरीज में बहुत बार कवर किया था कि each of, either of, neither of के बाद का जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा, और उसके बाद का जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। ये मैंने बहुत बार कवर किया है। तो देखो यहाँ पे ईच ऑफ के बाद देम लिखा हुआ है, नाउन तो नहीं पर प्रोनाउन है और वो प्लूरल में, इसका मतलब यहां तो कोई एरर नहीं मिला हमें। आगे बढ़ेंगे, हैव अ ब्लैंकेट, देखो यहां लिखा हुआ है हैव अ ब्लैंकेट। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ईच ऑफ के साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर आता है। अगर सिंगुलर आता है तो हैव कैसे लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखना पड़ेगा। हैज अ ब्लैंकेट होगा, एक एरर यहां पर है। आगे बढ़ेंगे, एज इट वॉज अ कोल्ड नाइट, यहां तीसरा क्लॉज है, एज मतलब बिकॉज, इट्स सब्जेक्ट है यहां का, वॉज लिंकिंग वर्ब है, अ कोल्ड नाइट।
तो अभी तक हमने ये एरर ढूंढा है कि हैव के जगह पे हैज होगा, क्योंकि ईच यहाँ का सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर था। पर क्या हमारा सोल्यूशन सही है? आंसर तो सही है कि एरर कहां मिला, पर क्या सोल्यूशन सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आपने चेक्ड बोला, पास्ट में, वॉज लिखा हुआ है पास्ट में, तो ये पूरी टाइमलाइन तो सेम ही है ना, तो फिर हैव क्यों बोल रहे हो? पास्ट में लिखो ना, जिसका मतलब ये है कि हैव नहीं होगा साहब, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। जब पूरा पास्ट में लिखना है तो पूरा पास्ट में लिखो। क्या होगा? द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैड अ ब्लैंकेट। अगला, he dropped out at his friend's house on his way home the day before yesterday। लिखा he dropped out at his friend's house, वो अपने दोस्त के घर पे त्याग दिया on his way home, जब वो वापस घर जा रहा था, the day before yesterday, परसों की बात है कि उसने अपने दोस्त के घर पे त्याग दिया। अब मैं त्याग दिया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना। आपने सुना होगा बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, बहुत सारे जीनियसेस हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं करना, पर यह है कि कॉलेज ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना। अब यहां पे जो सेंस था वो शायद ये था कि वो अपने दोस्त से मिलने गया जब वो वापस आ रहा था अपने घर पे। इसका मतलब ये है कि यहां पे ड्रॉप आउट जो फ्रेजल वर्ब है वो ठीक नहीं लग रहा। पर अगेन फ्रेजल वर्ब आया तो मैं वापस अपने काम पे आऊंगा और जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है मैं वो सब कवर कर रहा हूं। सुनो, सबसे पहला ड्रॉप बाय, इसका मतलब होता है टू विजिट समवन कैजुअली और ब्रीफली। जब आप किसी के घर, ऐसे दोस्त यार के घर बिना इनविटेशन के ऐसे कैजुअली मिलने चले जाते हैं ना, उसको ड्रॉप बाय कहा जाता है। ध्यान देना, हमारे क्वेश्चन का कंटेक्स्ट वही था कि वो अपने दोस्त के घर चला गया था कैजुअली मिलने के लिए, तो वहां पे ड्रॉप बाय होना चाहिए था। अगला, ड्रॉप ऑफ, इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग और समवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड लीव देम देयर। जब आप किसी को कहीं छोड़ने के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं ना कि फलाने वाले चाचा आए हैं, चलो उनको गाड़ी पे छोड़कर आते हैं, उनको स्टेशन छोड़ देना, उनको एयरपोर्ट छोड़ देना, इसको ड्रॉप ऑफ कहा जाता है। ठीक है। अगला है ड्रॉप आउट। मैंने ऑलरेडी समझाया आपको, ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू लीव और क्विट अ प्रोग्राम, कोर्स और एक्टिविटी बीच में, बिफोर इट इज कंप्लीटेड। अगला है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है टू विजिट समवन विदाउट एन अपॉइंटमेंट और विदाउट प्रायर नोटिस। जब आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी के पास चले जाते हैं उसको ड्रॉप इन कहा जाता है। ये कुछ ड्रॉप बाय जैसा ही है, पर ड्रॉप बाय बहुत कैजुअल सेंस में यूज किया जाता है, ड्रॉप इन आमतौर पर ऑफिस कल्चर में यूज किया जाता है। अगला है ड्रॉप डाउन, जिसका मतलब होता है टू फॉल बैक ऑन अ लोअर पोजीशन, अपने पोजीशन से नीचे आ जाना या किसी चीज का गिर जाना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जानी, उसको ड्रॉप डाउन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ही ड्रॉप आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस। अभी मैंने बोला कि कैजुअली मिलने को ड्रॉप बाय कहा जाता है। इसका मतलब एरर ये है कि ड्रॉप्ड आउट नहीं होगा, ही ड्रॉप्ड बाय होगा, ही ड्रॉप्ड बाय हिज फ्रेंड्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये जो जितने मैं सवाल करा रहा हूं ना, इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको इनका नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाएंगे? आप टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? जो डिस्क्रिप्शन है हमारे वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं डाल दूंगा, जो लिंक है आपके टेलीग्राम चैनल का। तो आप वहां से जाके आराम से 10 बजे रात को, मतलब 8 बजे वीडियो आती है, 10 बजे उसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है। आप 10 बजे जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इसका नोट्स बना लेना। खास करके ऐसी चीजों का नोट्स बना लेना जो फ्रेजल वर्ब से जुड़ी हुई है। ठीक है। क्योंकि अभी एक बार आया तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरी बार नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्वेश्चन नंबर 90। द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस इज गुड है। द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस, ये पॉसिबल है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। यहां पे द का कोई काम नहीं है, रिडंडेंट है वो। द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड। ठीक है, द हटा दो यहां से भाई, कोई सेंस नहीं द लगाने का। अगला, शी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, या तो ये बोलो या तो बोलो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर्स आर। ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, मतलब या तो मोर लिखो या तो एज लिखो। हम क्या करेंगे, हम यहां से मोर को हटा देंगे। सही आंसर ये है कि शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। ये सब बहुत बेसिक सवाल है, तो ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21। द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक्ड। लिखा है द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन, कंजंक्शन है यहां का, द टाइगर अटैक्ड। सब्जेक्ट है द फार्म कैटल, इज यहां का हेल्पिंग वर्ब है, ग्रेजिंग यहां का मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, व्हेन कंजंक्शन द टाइगर सब्जेक्ट, अटैक्ड उसका V2। ठीक है। अगर आपने टाइमलाइन इसका देखा तो आपने ये समझा कि ये जो कैटल है ये अभी भी चल रहे हैं फील्ड पर। द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि पहला वाला जो क्लॉज था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है।
जबकि अगर हम व्हेन वाले पार्ट को पढ़ते हैं, व्हेन के बाद वाले क्लॉज को पढ़ते हैं, तो यहां पे अटैक्ड V2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो क्लॉज है ये पास्ट का है, तो ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, दोनों का टाइमलाइन मैच नहीं कर रहा। जबकि ये दोनों बातें तो सेम टाइम पे हुई होंगी कि टाइगर ने अटैक किया होगा, जो कैटल है वो ग्रेज कर रहे थे फील्ड पर। तो अगर सेम टाइमलाइन है तो दोनों को सेम में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको सुधार कैसे सकते हैं? दो तरीका, या तो आप टाइगर अटैक्ड को अटैक्स कर दो, प्रेजेंट टेंस कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं उस बात पे आ रहा हूं। कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है। जिन बच्चों को नहीं पता नोट कर लेना, कैटल एक प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है और हम प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं, उस केस में भी तो हमें इज को आर करना पड़ेगा। जिसका मतलब है अगर हमने इसको प्रेजेंट टेंस में रखने की कोशिश करी तो इसमें दो दो एरर है। इज के जगह पे पहले आर होगा, दूसरा अटैक्ड के जगह पे अटैक्स होगा। क्या दो दो पार्ट में एरर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये अटैक्ड वाले पोर्शन को चेंज नहीं करते, हम पूरे के पूरी घटना को पास्ट में ही रखते हैं। अच्छा, पूरी की पूरी घटना को अगर हम पास्ट में रखें तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है, इस वाले पोर्शन को देख लो, द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग। इज ग्रेजिंग नहीं होगा, क्या होगा? वॉज ग्रेजिंग। नहीं भाई साहब, वॉज भी नहीं होगा, क्या होगा? वर ग्रेजिंग। क्योंकि अभी मैंने बोला कि कैटल हमेशा प्लूरल होता है, जिसका मतलब है द फार्म कैटल वर ग्रेजिंग होगा, इज ग्रेजिंग या वॉज ग्रेजिंग नहीं हो सकता। राइट? अब ऐसे लिस्ट मैंने एक लगा दिया है आपकी मदद के लिए। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनके आगे SCIS नहीं लगता, फिर भी वो हमेशा प्लूरल काउंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटल प्लूरल होता है, एस नहीं लगा। क्लोथ्स में एस लगा है, हमेशा प्लूरल होगा। पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, जीन्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्विजर्स एंड प्लायर्स, ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। ये रूल आपको पता होगा, मैंने बस रिवीजन के लिए ये स्लाइड लगा दिया है कि इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, हमेशा सीजर्स होता है, कभी भी सीजर नहीं होता। हमेशा शॉर्ट्स होता है, कभी भी शॉर्ट नहीं होता। हमेशा पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स होता है, बाइनोक्यूलर नहीं होता। इसका मतलब ये सारे वर्ड्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और प्लूरल काउंट होंगे हमेशा हमेशा। राइट? फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन से वर्ड है? कैटल, क्लोथ्स, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, जीन्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्विजर्स एंड प्लायर्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखा है कि मनीष हैज बीइंग अप्लाइंग। आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे एरर यहीं दिख गया, बहुत सिंपल एरर है। लिखा हुआ है कि हैज बीइंग अप्लाइंग। बात को समझना, आप जब यहां कह रहे हो हैज बीइंग अप्लाइंग, तो ये बीइंग हो सकता है क्या? अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखा था कि हैव बेस फॉर्म होता है, हैव V1 होता है, हैड V2 है। माफ कीजिएगा, मैं क्या लिखने लगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सेंट माइंडेड हो गया था। हाँ सॉरी, बी बेस फॉर्म है, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज एवर पास्ट फॉर्म है, बिन V3 है और बीइंग V4 है। क्या आपने ये रूल पहले पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड अगर लगाओ तो उसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। क्या ये रूल आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आपको ये बात भी पता होगी कि यहाँ पे बीइंग नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? बिन लगेगा। क्योंकि हैज के बाद V4 कैसे लगाएंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो बीइंग V4 होता है, हमें तो V3 चाहिए ना, V3 चाहिए तो बिन लगाओ। तो क्या हो जाएगा? मनीष हैज बिन अप्लाइंग। आगे लिखा है कि रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, कि रितिका ने बहुत गुस्से से कार्तिक से बात की मीटिंग के बाद। देखो क्या है कि एसएससी ने इसको नो एरर किया है, पर मेरे हिसाब से इसमें एरर है। कहां एरर है समझना, मेरे हिसाब से ना इसमें एरर है एंग्रीली के पोजीशन पे। मुझे इसका पोजीशन ठीक नहीं लग रहा। देख लो मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है। रितिका सब्जेक्ट है यहाँ पे, एंग्रीली एडवर्ब है, तरीका बता रहा है, बहुत गुस्से से आके कोई काम किया जा रहा है, तरीका है, एडवर्ब मैनर। स्पोक वर्ब है, किससे बात करी? कार्तिक से बात करी। किसके बाद? आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। तो लिखा है कि रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक। अब एक रूल है, पता नहीं आपने ये पहले सुना है कि नहीं सुना है। अगर आप स्पोक, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर इसके बाद लिखाता है। एग्जांपल से समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। मैं आपको अगर ये पूछूं कि शी ब्यूटिफुली डांस्ड या शी डांस ब्यूटीफुली में करेक्ट कौन सा होगा, तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि कौन सा ज्यादा सुना है। आपको लगेगा कि ये वाला सुना है, ये वाला सही है। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि डांस्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर इसके बाद लिखा था।
बीच में नहीं। तो यहां क्या लिखा हुआ था, रितिका एंग्रीली स्पोक, ये तो स्पोक वर्ड जो है ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैनर है ना ये बाद में लिखाएगा। तो मुझे पता नहीं एसएससी ने किस हिसाब से नो एरर आंसर किया, मेरे हिसाब से एरर इसमें ये है कि रितिका एंग्रीली स्पोक नहीं होगा, रितिका स्पोक एंग्रीली होगा। तो एंग्रीली का पोजीशन गलत है, मेरे हिसाब से एरर ए पार्ट में है, एंग्रीली यहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है ये क्वेश्चन भी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब्स। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेज लिखा हुआ है जो वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसका मतलब ये एक परमानेंट सिचुएशन, एक हैबिचुअल एक्शन है। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये हमेशा ये बात कहते हैं। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट सब्जेक्ट शुड हेल्पिंग शुड मॉडल, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है तो डू लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मोर फॉर क्रिएट, फॉर क्रिएट, क्या ये रूल मैंने पहले नहीं बताया, 2000 बार बताया है। किसी भी सेंटेंस में आप जब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रीपोजिशन का हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। आमतौर पर यह ऑब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, पर कभी कभी किसी सेंटेंस में हमें कोई वर्ब का फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर ये वर्ब का फॉर्म मिलेगा तो हमें इसे आईएनजी कर देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये आईएनजी का फॉर्म जेरेंड बन जाता है, और जेरेंड एक सेमी नाउन है जो कि नाउन का ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसका मतलब इस प्रीपोजिशन के, साधारण भाषा में इस प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आपको मिले तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। यहां क्या लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट जॉब्स। क्रिएट जॉब्स नहीं होगा, फॉर क्रिएटिंग जॉब्स होगा, राइट। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 25 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लिखा वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है मिस्टर स्मिथ को रिसीव करने का जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है। एट एयरपोर्ट कहां इंतजार कर रहा है, एयरपोर्ट पर क्यों इंतजार कर रहा है, टू रिसीव मिस्टर स्मिथ, किसको रिसीव करने के लिए, मिस्टर स्मिथ को रिसीव करने के लिए, जो कि फिर से देखना ये एक रिलेटिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस जाऊंगा, रिलेटिव क्लॉज बताया वहां पे मिस्टर स्मिथ कौन है उनके बारे में जानकारी देने के लिए हु का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आमतौर पर ये कॉमा नहीं होता, ठीक है, यहां पे दिया गया है, आमतौर पर नहीं होता। तो लिखा मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मिस्टर स्मिथ को रिसीव करने के लिए जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। इसका काम बस ये था कि मिस्टर स्मिथ कौन है ये बताने का, इसका सेंटेंस और कुछ लेना देना नहीं। मेन सेंटेंस है ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ। एक रूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आपको किताबों में भी मिला होगा कि जब भी आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो इसके साथ हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि ही इज बॉय, ये गलत हो जाएगा। या तो मैं बोलूं ही इज अ बॉय, या तो मैं बोलूं अगर पहली बात हुई है ही इज द बॉय, पर किसी भी हिसाब से ही इज बॉय नहीं बोल सकता। तो लिखा ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को तो काउंट कर सकते, इसका मतलब क्या होगा, ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट 26, माई फ्रेंड प्रिया लुक्स मोर चीयरफुल टुडे एज सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। मेरी जो दोस्त है प्रिया वो बहुत चीयरफुल लग रही है आज क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। यहां पे देखना एज एक कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़कर जिसने रखा है, माय फ्रेंड प्रिया, लुक्स, प्रिया सिंगुलर है तो उसके लिए लुक्स लिखा गया है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है। मोर चीयरफुल टुडे, कैसी लग रही है, बहुत चीयरफुल लग रही है, बहुत खुश लग रही है, लिंकिंग वर्ब था, ये उसका एडजेक्टिव है। एज कंजंक्शन शी सब्जेक्ट, सेलिब्रेट्स वर्ब का पांचवा फॉर्म, शी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। हर बर्थडे इसका ऑब्जेक्ट है, कहीं एरर नहीं है। आंसर क्या है, नो एरर। अब फिर से इसमें एसएससी ने नो एरर आंसर किया। मुझे थोड़ा सा, मैं एसएससी से डिफर करूंगा यहां पे भी। यहां पे देखना लिखा हुआ था टुडे, ये बात हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। क्या प्रिया रोज चीयरफुल लगती है, जबकि सेंटेंस में यह लिखा हुआ था कि आज चीयरफुल लग रही है क्योंकि उसका आज बर्थडे है। इसका मतलब हम लोग किसी परमानेंट एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम लोग एक टेम्पररी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो टेम्पररी स्टेट तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं परमानेंट और टेम्पररी का अंतर है ना, मैं पढ़ाता हूं हमेशा पढ़ाता हूं, तो V1 और V5 लिखेंगे। आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, टेम्पररी एक्शन अभी चल रहा है, आई एम टीचिंग। तो प्रिया आज खुश लग रही है, हमेशा खुश लग रही है, ये सेंटेंस में नहीं कहीं लिखा हुआ। यहां पे ये लिखा हुआ था कि आज खुश लग रही है क्योंकि आज उसका बर्थडे, और खास करके बर्थडे की बात की गई है जो एक ही दिन होता है, इसका मतलब ये एक टेम्पररी स्टेट है। तो मेरे हिसाब से इसमें एरर था, एरर ये था कि लुक्स नहीं होना चाहिए था, इज लुकिंग होना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। 27, he cheated in the examination making his already falling academic credentials worst। लिखा हुआ he cheated in the examination, उसने एग्जामिनेशन में चोरी की,
मेकिंग, या इसको ऐसे बोल सकते हैं विच मेड, ये मेकिंग एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, मेकिंग जिससे बन गया, क्या हो गया, हिज ऑलरेडी फॉलिंग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, जो ऑलरेडी उसकी पढ़ाई जो गर्त में जा रही थी, जो गड्ढे में जा रही थी, वो और गड्ढे में चली गई। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कोई चीज पहले से खराब थी वो और खराब हो गई। अगर कोई चीज पहले से खराब थी वो और खराब हो गई तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलते हैं, वो दिन ब दिन लंबा होते जा रहा है, ही इज गेटिंग टॉलर। क्या हम ये बोलते हैं इज गेटिंग टॉल? नहीं। ही इज गेटिंग टॉलेस्ट? नहीं। हम लोग बोल रहे हैं कोई चीज लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है तो कंपैरेटिव में लिखो। इसका मतलब ये है ये वर्स्ट नहीं होगा। एक्चुअली हमारा एडजेक्टिव है बैड, जिसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। मैं क्या कह रहा था, उसके क्रेडेंशियल्स और खराब होते जा रहे हैं, तो और खराब होते जा रहे हैं तो वर्स लिखो ना उसको। आंसर क्या होगा, वर्स, वर्स्ट की जगह पे। अगला, टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू अ गुड जॉब। टीना ने जो है वो पीछे फेंक दिया कॉलेज को और सीधा सीधा अच्छे जॉब में चली गई। पीछे फेंक दिया, बिल्कुल ये तो सेंस बन रहा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, टीना ने स्कूल छोड़ दिया, जिसका मतलब है मैंने पहले बताया ड्रॉप आउट कर लिया। सो टीना ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज होगा, ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ कॉलेज नहीं होगा। क्या होगा, टीना ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द गुड जॉब। अगला, ही वाज एक्विटेड टू अ साइबर क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू कोर्ट। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया साइबर क्राइम से उस कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे। सो लिखा हुआ ही वाज एक्विटेड टू, एक्विटेड टू नहीं होता भाई साहब, एक्विटेड ऑफ अ क्राइम होता है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इज एक्विटेड ऑफ अ क्राइम, ठीक है, जिसका मतलब ये उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट्स ही इज एडमायर्ड। लिखा है इट हैज बीन नोटिस्ड दैट, मतलब ये नोटिस किया गया है कि अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट्स, मतलब उसने जितनी गलतियां की हैं उनके बीच में ही इज एडमायर्ड, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे लोग पसंद करते हैं। क्या सेंस है भाई कि उसको ये नोटिस किया गया है कि उसकी गलतियों के बीच में लोग उसको पसंद करते हैं। सेंस ये शायद था कि ऐसा नोटिस किया गया कि उसकी गलतियों के बावजूद लोग उसको पसंद करते हैं। सो यहां पे के बीच का कोई सेंस नहीं बन रहा। आप बावजूद बोलना चाहते हो तो उसको डिस्पाइट यूज करो। वहां पर क्या हो जाएगा कि इट हैज बीन नोटिस्ड दैट डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स, मतलब उसके सारी गलतियों के बावजूद ही इज एडमायर्ड, लोगों से पसंद करते हैं। तो आंसर ये होगा, अक्रॉस नहीं हो सकता, यहां पे डिस्पाइट होना चाहिए था। अगला, शी इज स्टडिंग द मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी टू बिकम अ डॉक्टर। लिखा है शी इज स्टडिंग द मेडिसिन। अब आप बोलेंगे कि सर मेडिसिन कैसे कोई पढ़ सकता है? भैया मेडिसिन का मतलब यहाँ पे दवाई से नहीं है, मेडिसिन का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसी पढ़ाई जो मेडिसिन से रिलेटेड है, जिसका मतलब यहाँ पे मेडिकल फील्ड की बात की जा रही है, ठीक है। सो लिखा है कि शी इज स्टडिंग द मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी, कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, क्या हम किसी खास मेडिकल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या यहाँ पे हम द लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। क्या होगा, शी इज स्टडिंग मेडिसिन, मतलब वो मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रही है। अगला, हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग आर मोर सुपीरियर देन मोस्ट डेवलपर्स इन द कंट्री। रटा रटाया सवाल, किसी भी जगह पे अगर सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रायर हो, पोस्टीरियर हो, तो हम लोग उसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसका मतलब यह है यहाँ पे देन नहीं होगा, इसके जगह पे टू होगा। इसके साथ एक और रूल है कि इनके साथ आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अपने आप में इनको कंप्लीट माना जाता है। जिसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में जो मोर लिखा था हम इसको भी हटाएंगे और सीधा सीधा होगा हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग आर सुपीरियर टू द टू मोस्ट डेवलपर्स इन द कंपनी। अगला 33, द गोल्ड वॉच लुक्स, आंसर मैंने बोल दिया द गोल्ड वॉच लुक रियली एक्सपेंसिव एंड इज नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, वॉच। गोल्ड क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लिखा है कि द गोल्ड वॉच, अच्छा वॉच तो सिंगुलर नाउन है, आप ये बात देख के पढ़ पा रहे होगे। लिखा हुआ है लुक, लुक वर्ब का पहला फॉर्म है। अच्छा, जो वर्ब का पहला फॉर्म है ये तो प्लूरल होता है, ये तो बहुत बेसिक रूल है जो हमने पढ़ा है। इसका मतलब हमें इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। हम कैसे सिंगुलर बनाएंगे, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे लुक नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, लुक्स होना चाहिए। तो सही सेंटेंस है द गोल्ड वॉच लुक्स रियली एक्सपेंसिव। अगला 34, द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चोजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। लिखा हुआ है जो सबसे यंग एम्प्लॉयज है ना, उनको चूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर चोजन लिखा हुआ है, चोजन वर्ब का तीसरा फॉर्म है,
और आर यहाँ पे बी का काम कर रहा है, जिसका मतलब है हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में है, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पैसिव का मतलब यह है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है सेंटेंस का, वो इसका रिसीवर होगा, एक्शन का डूअर नहीं होगा। तो लिखा हुआ है जो यंगेस्ट इंप्लॉइज हैं उन्हें चूज किया गया है, तो सही है ना, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लिखा हुआ है साफ साफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लॉइज को ही चूज किया जाएगा, इंप्लॉइज थोड़ा ना चूज करेंगे, जिसका मतलब यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो यहां तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। टू मैनेज, टू के बाद हमेशा वी1 लगता है, यहां भी कोई एरर नहीं है, क्या करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, जिसका मतलब है आंसर क्या था, आंसर था नो एरर। एंड टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीबॉडी सरप्राइज, ऑप्शन में कहीं पे भी नो एरर नहीं दिया हुआ था। तो एसएससी ने फिर से मस्त माल फूक के क्वेश्चन सेट किया है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अब देखो एसएससी का जो आंसर है वो ये है कि यहाँ ये एरर बता रहा है 4 पार्ट द यंगेस्ट इंप्लॉइज में। कैसे भाई, कैसे, क्या करोगे आप इसको, यंग इंप्लॉइज करोगे तो भी ठीक है, यंगर इंप्लॉइज करोगे तो भी ठीक है, यंगेस्ट इंप्लॉइज करोगे तो भी ठीक है, तीनों होता है। कंपैरेटिवली जो यंग है उनके लिए आप यंगर यूज करोगे, जो सबसे छोटे हैं उनके लिए यंगेस्ट यूज, कहां एरर है, कोई एरर नहीं लग रहा मुझे। 35 द थीव्स हैड नो ऑल्टरनेटिव बट माफ कीजिएगा, द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्वियस विथ द ऑर्डर्स ऑफ द पुलिस। अब जिसके शिफ्ट में ये आया उसने तो सर पकड़ लिया होगा क्योंकि बहुत टफ सवाल है। द थीव्स सब्जेक्ट है, हैड नो अल्टरनेटिव, थीव्स के पास और कोई अल्टरनेटिव था, यहां का मेन वर्ब है, बट टू एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है कंप्लाई, एक्वियस का मतलब होता है कंप्लाई, किसी रूल रेगुलेशन को मानना ना एक्वियस कहलाता है, एक्सेप्ट करना, कंप्लाई करना, उसको एक्वियस बोलते हैं। तो क्या लिखा है, बट टू एक्वियस विथ, अब एक्वियस अपने साथ कभी विथ नहीं लेता, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये एक्वियस अपने साथ हमेशा टू लेगा। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, भाई नहीं पता चलेगा, किस्मत खराब होगी तभी इतना टफ क्वेश्चन सेट करने वाला है, वरना जो वर्ड भाई किसी ने सुना भी नहीं है उसका फिक्स प्रीपोजिशन कैसे कोई याद रखेगा। तो ये प्लेन सिंपल किस्मत खराब वाली बात है, अगर ये क्वेश्चन किसी के शिफ्ट में आ गया तो आंसर ये है कि यहां पे विथ नहीं होगा, इसके साथ टू होगा। अगला, डिस्पाइट द चैलेंजेस दे अल्टीमेट अचीव देयर गोल ऑफ लॉन्चिंग देयर स्टार्टअप। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द चैलेंजेस, दे यहां पे सब्जेक्ट है, अल्टीमेट यहां पे एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, अचीव्ड यहां का वर्ब है, क्या अचीव किया, उनका गोल, देयर गोल ऑब्जेक्ट है यहां का, ऑफ प्रीपोजिशन है, लॉन्चिंग उसका ऑब्जेक्ट है, क्या लॉन्च किया, देयर स्टार्टअप लॉन्चिंग का ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस को हमने अलग अलग कर लिया, हमें एक जगह पे एक चीज ठीक नहीं लग रही, क्योंकि अल्टीमेट को भी मैंने बोला कि ये एक एडजेक्टिव होता है, मेरी बात पे यकीन मत करो, बार बार बोलता हूं, यूज करो। क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेट डिसीजन, डिसीजन क्या है, नाउन है, अल्टीमेट क्या है, एडजेक्टिव है, एज सिंपल एज दैट। डिसीजन क्या होगा, नाउन होगा, तो अल्टीमेट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब यहां पे देखना लिखा था दे अल्टीमेट अचीव। अब एक बात बताओ कि ये दे को क्वालिफाई करने के लिए आया कि अचीव को क्वालिफाई करने के लिए, अंततः बोला जा रहा है, लास्ट में, एट द एंड, तो एट द एंड तो हम अचीव के बारे में बोल रहे हैं कि अंततः लास्ट में उन्होंने अचीव कर लिया, जिसका मतलब है हम अचीव्ड के लिए ये वर्ड लेके आना चाहते हैं। अगर हम अचीव्ड के लिए वर्ड लेके आना चाहते हैं, अचीव्ड चूंकि वर्ब है, हमें तो एडवर्ब चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमें अल्टीमेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे 37 पे, लिखा हुआ है मालिनीज फैमिली डजंट नो हाउ शी बियर्स आउट द प्रेशर, द वर्क प्रेशर। मालिनी की फैमिली को नहीं पता, फैमिली सिंगुलर तो डजंट लिखा हुआ है, डजंट के बाद डू, डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, इन केस यू डू नॉट नो, ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल बेस फॉर्म है। मालिनीज फैमिली डजंट नो हाउ शी सब्जेक्ट है, बियर्स आउट द वर्क प्रेशर, फिर से यहां पे एक फ्रेजल वर्ब आया, बियर्स आउट, तो मैं फिर से फ्रेजल वर्ब वाले टॉपिक पे वापस जाऊंगा। बियर डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी के ऊपर प्रेशर बनाना या फोकस करना किसी चीज पे। बियर अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को झेलना या पार पाना। यहां पे देखना, यहां पर वर्क प्रेशर की बात की गई थी, जिसका मतलब हम झेलने वाले सेंस में यूज कर रहे हैं, विच मींस हमें क्या यूज करना चाहिए था, बियर अप यूज करना चाहिए था। कुछ एग्जांपल्स है जो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, मेरे भरोसे मत बैठे रहना, खुद भी मेहनत करनी है आपको। बियर विथ का मतलब होता है किसी चीज के साथ पेशेंस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इडियम में भी आता है, फ्रेजल वर्ब में भी आता है, बियर विथ में, जिसका मतलब है पेशेंस रखो मेरे साथ, थोड़ा सा मतलब धैर्य रखो, धीरज रखो। बियर आउट का मतलब होता है टू कंफर्म और सपोर्ट समथिंग, किसी चीज को। बियर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड होना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे बियर अप होना चाहिए था, क्योंकि हम फैमिली प्रेशर, हम वर्क प्रेशर को झेलने की बात कर रहे थे, सो बियर अप होना चाहिए। अगला, योर फादर विल वेटिंग फॉर यू, विल एक मॉडल है, ये मैंने पहले भी बताया,
इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। सो विल वेटिंग गलत है, तो ये जो लिखा है गलत है। हमसे पूछा है सुधार कर क्या होगा। देखो यहां पे माय फादर वेटिंग लिखा हुआ है। वेटिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है। वर्ब का चौथा फॉर्म बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, पहले बहुत बार आपको बताया है। तो ये वाला तो सही नहीं है। वुड मॉडल है, इसके बाद वेट होना चाहिए था, ये वाला भी सही नहीं है। शुड मॉडल है, इसके साथ वेट होना चाहिए था, ये वाला भी सही नहीं है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 39 जैक प्रोबेबली स्ट्रेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हेवियर। लिखा हुआ है कि जैक ने शायद अपना बैक जो था, मतलब अपनी कमर खिंच गई उसकी, क्योंकि जो बॉक्स वो उठा रहा था वो बहुत हैवी था। सो टू हेवियर। अच्छा, हेवियर तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब हम जब इसको यूज करेंगे किसी सेंटेंस में हमें बताना पड़ेगा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या यहां पे ये सेंस था? हम किसी से कंपेयर कर रहे थे क्या? नहीं, हम ये बोलना चाह रहे थे कि जैक की कमर शायद अकड़ गई क्योंकि जो बॉक्स वो उठा रहा था वो बहुत, मतलब जितना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, वो जरूरत से ज्यादा भारी था। तो अगर जरूरत से ज्यादा भारी था, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो पॉजिटिव में लिखो ना। तो क्या हो जाएगा? जैक प्रोबेबली स्ट्रेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हेवी, नॉट टू हेवियर। क्लियर है? 40 माई सन हु इज अ क्रिकेटर। फिर से देखना, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, हु के इस्तेमाल से बनाया गया है। हु किसके लिए आ रहा है? सन के लिए आ रहा है। सन सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा जो कि क्रिकेटर भी है, इज अ एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने एमए भी किया है, लिखा है अ एम ए। अब इससे सिंपल सवाल क्या होगा? क्या आपने नहीं पढ़ा है आर्टिकल चैप्टर में बचपन में? एन एम एल ए होता है क्योंकि एम का प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है जो कि सपोजिटली ई से स्टार्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अ एम ए नहीं होगा, एन एम ए होगा। क्लियर है? 41 तारा वॉज लेट फॉर द मीटिंग बट समहाउ मैनेज टू कैच आउट विथ एवरीथिंग शी हैड मिस्ड। तारा वॉज लेट फॉर द मीटिंग, तारा जो थी वो मीटिंग में लेट से पहुंची। बट समहाउ मैनेज, अब तारा मतलब उसने मैं किसी तरीके से जैसे तैसे बस मैनेज कर लिया, टू कैच आउट विथ एवरीथिंग शी हैड मिस्ड। जो जो उसने मिस किया था उन सबसे उसने कैच आउट कर लिया। कैच आउट या कैचअप? कैचअप विथ, कैचअप विथ का मतलब होता है किसी चीज जो आपकी छूट गई है, आप मिस कर चुके हो, उसकी बराबरी कर लेना, उसको कैचअप विथ बोलते हैं। आओ जरा एक बार ये फ्रेजल वर्ब भी पढ़ते हैं। पहला है कैचअप, टू रीच द सेम लेवल एज अदर्स और मेक फॉर समथिंग मिस्ड। कोई चीज जो आपने मिस कर दी है उसके लिए मेकअप करना, उसको कैचअप कहते हैं। कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और बिकम पॉपुलर, किसी चीज का पॉपुलर हो जाना कैच ऑन कहलाता है। कैच आउट का मतलब होता है टू ट्रिक समवन और एक्सपोज समवन्स मिस्टेक, किसी का ट्रिक पकड़ लेना या किसी की गलती निकाल देनी, उसको कैच आउट कहा जाता है। कैचअप विथ का मतलब होता है किसी चीज से प्रोग्रेस करना एक डिले के बाद, उसको कैचअप विथ कहते हैं। कैचअप ऑन का मतलब होता है टू डू समथिंग विच you haven't had time to do recently or to learn about something you have missed। जो चीज आपने मिस कर दी है वो चीज फिर से शुरू करना, उसको कैचअप ऑन कहा जाता है। ये डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कैचअप से बनाए जाते हैं। हमें क्या करना था? जो चीज छूट गया उसको मैनेज करना है तो उसको कैचअप विथ कहा जाता है भाई, कैचअप कहा जाता है बेसिकली। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। फ्रेजल वर्ब वाले बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे। अगला, माई सिस्टर इन लॉ इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द कंट्री टुडे। लिखा है माई सिस्टर इन लॉ, सब्जेक्ट है, इज यहां का वर्ब है। द मोस्ट सक्सीडेड, सक्सीडेड लिखा हुआ है। सक्सीड का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग गलत है, माफ कीजिएगा। सक्सीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। ये एक वर्ब है। आप मोस्ट लगा के शायद सुपरलेटिव डिग्री में रखना चाह रहे थे किसी एडजेक्टिव को। कौन सा एडजेक्टिव को? इसका मतलब यहां पे तो एडजेक्टिव होना चाहिए था, तभी तो मोस्ट लगा के। आप मोस्ट ब्यूटीफुली तो बोलोगे, यही बोलोगे ना। मोस्ट ईट कभी बोला है क्या? कभी ऐसा बोला है मोस्ट ईट? नहीं, क्योंकि ये वाला वर्ब है। आप मोस्ट लगा के सुपरलेटिव के एडजेक्टिव कोई तो कर सकते हो, इसका मतलब यहां तो कोई एडजेक्टिव चाहिए ना। तो यहां लिखा था मोस्ट सक्सीड। क्या होगा भाई मोस्ट सक्सीड? मोस्ट सक्सेसफुल बोलना चाह रहा था शायद ये, कि माई सिस्टर इन लॉ इज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखो, जब आप सिलेक्शन की बात करते हो, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कवर किया है, जब आप सिलेक्शन की बात करते हो तो फॉर प्रीपोजिशन नहीं लगता, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ईच ऑफ, मैनी ऑफ, ये सब सिलेक्शन है, इसलिए ऑफ लग रहा है वहां पे। तो क्या है? माई सिस्टर इन लॉ इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एरर ये है, ऑप्शन नंबर 2 सक्सीडेड की जगह सक्सेसफुल होगा और फॉर की जगह पे ऑफ होगा। 43 while she was watched the movie her phone rang। लिखा है while she was watched। देखो फिर से वही वाला एरर है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। watched, ये वाला बी का फॉर्म है, watched V3 है, जिसका मतलब है सेंटेंस कौन से वॉइस में है? सेंटेंस पैसिव वॉइस में। जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है? while she was watched, जब उसे देखा गया मूवी है,
जब उसे देखा गया मूवी। हर फोन रिंग, उसका फोन बजा। सही क्या था? उसका फोन बजा जब वो मूवी देख रही थी, जिसका मतलब है सबसे पहले तो ये पैसिव में नहीं होगा, ये एक्टिव में होगा। और दूसरा, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा कि जब फोन बजा एक काम चल रहा था। ऑलरेडी मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन इसी वीडियो में। तो सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए वॉज वॉचिंग, वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी। 44 लिखा है सारा विल सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट ऑन संडे। लिखा है सारा विल सिंगिंग। मैंने पहले भी बताया आपको, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, विच मीन्स सारा विल सिंग होगा। अगर आप V4 में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिखो सारा विल बी सिंगिंग। ये दोनों के दोनों फॉर्म्स करेक्ट है, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हैं। क्लियर? 45 आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हमने लंच किया राहुल के घर में, राहुल्स प्लेस मतलब राहुल का घर, राहुल के घर में जो हमने कल लंच किया वो आपको पसंद आया था या वो आपके पसंद का था। नोट डालना, NOT नोट, और उसमें लिखना टू somebody's liking। इसका मतलब होता है किसी के पसंद का। जैसे आज मेरे घर में जो खाना बना है, इट इज टू माई लाइकिंग। टू माई लाइकिंग का मतलब है वो मेरे पसंद का है। तो किसी के पसंद का होना उसको टू somebody's liking बोला जाता है। यहां पे क्या एरर था? आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। भाई साहब एट नहीं होगा, जो फिक्स्ड फ्रेज है वो टू somebody's liking है। तो यहां पे एट को हटा के क्या होगा? टू होगा। फिर से बहुत ही अच्छा सवाल था। 46 पे बढ़ेंगे। दे वर इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। वो लोग इंटरेस्टेड थे नई भाषाएं सीखने में। तो लिखा हुआ है देवर इंटरेस्टेड ऑन। देवर इंटरेस्टेड ऑन नहीं होता, देवर इंटरेस्टेड इन होता है। यार इससे आसान सवाल क्या होगा कि देवर इंटरेस्टेड इन। अब अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो और आपको मजा आ रहा है बनाने में, डेफिनेटली यहां तक पहुंचे हो तो मजा तो आ रहा होगा बनाने में। मैं आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं आपके नॉलेज में, मैं कुछ सिखा पा रहा हूं आपको, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं पूरी कर रहा हूं। अब आपके एंड से एक जिम्मेदारी बची है, क्या करना है? सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है? दूसरा, आपको कमेंट में बताना है कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। हो सकता है ना ऐसा कि आपको ऐसा लगे कि सर बहुत ईजी है, आगे की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि सीख पा रहे हैं आप, आपको और अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप लिख देना कमेंट में कि सर इसका अगला पार्ट भी चाहिए। ठीक है? तीसरा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है सारे बच्चों का, बहुत कुछ सिखा पा रहा हूं ऐसा मुझे फील हो रहा है कमेंट्स पढ़ के। आप भी सब्सक्राइब कर लो, आपका भी फायदा होगा। साथ में शेयरिंग नहीं भूलनी, कम से कम 5 लोगों से शेयर करना है। इसके लिए मैं बहुत बार श्राप भी दे देता हूं, अगर शेयर नहीं करोगे तो सोच लेना एकदम गंदा वाला श्राप दे दूंगा मैं अगर शेयर नहीं करोगे तो। और उसके साथ साथ लाइक भी कर देना। देखो कितना होमवर्क दे दिया आपको। 2 कमेंट बोला, ठीक है? एक तो मार्क्स बताने हैं, दूसरा ये बताना है अगला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है 5 लोगों से, एक लाइक कर देना है ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि कंटेंट अच्छा है और वो और लोगों तक इसको पुश करे। ठीक है? इतनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तब क्वेश्चन नंबर 47 देखना है, वरना समझ लेना श्राप वाला पोर्शन हमेशा रहेगा। आई लेफ्ट माई कोट इन द हॉस्पिटल व्हेन आई हैड विजिट एलेक्स। लिखा है कि मैंने अपना कोट जो है वो हॉस्पिटल में छोड़ दिया जब मैं एलेक्स से मिलने गया। यहां लिखा हुआ है व्हेन आई हैड विजिट। ये बात मैंने पहले बताई है कि हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, विच मीन्स यहां पे हैड विजिट नहीं होना चाहिए, हैड विजिटेड होना चाहिए। पर मेरा एक सवाल है कि क्या यहां हैड के बाद विजिटेड करने की जरूरत है, मतलब हैड रखने की जरूरत है क्या? जवाब है नहीं। हम लोग हैड का इस्तेमाल कहां करते हैं? जहां पे हम 2 पास्ट एक्शंस की बात करते हैं, जहां पे हम ये बात करते हैं कि हम लोग 2 पास्ट के इवेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। क्या यहां पे 2 पास्ट का इवेंट था जिसमें एक घटना पहले हुई दूसरी घटना बाद में हुई? नहीं, ये दोनों घटना साइमल्टेनियस है, साथ हो रही है कि मैंने अपना कोट हॉस्पिटल में छोड़ दिया जब मैं एलेक्स से मिलने गया था। इसका मतलब ये है कि यहां पे हैड का सेंस नहीं बन रहा। आप सिंपली क्या करो, आप यहां पे हैड को हटा के विजिटेड कर दो। अब देखो, अगर आप बाल की खाल निकालोगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर पहले गया होगा बाद में कोट छूटा, कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा 100% गलत है, पर मेरे हिसाब से विजिटेड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है? क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों के टाइमलाइन में। अगला, शी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर द रूम। सिंपल सवाल है, नरेशन से बनाया गया है। किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं पता तो उसको नोट कर लेना। अगर आप फॉरबिड लिखते हो या प्रोहिबिट लिखते हो तो इसका मतलब होता है किसी को मना करना किसी चीज के लिए। एक रिफ्रेन भी डाल लो इसमें। ये तीनों का मतलब होता है मना करना, जिसका मतलब है ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, मना किया जा रहा है।
तो लिखा हुआ है कि उसने उसे मना किया रूम में नहीं आने को, रूम में नहीं आने को या रूम में आने को, उसने उसे मना किया रूम में आने को, जिसका मतलब है शी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर नहीं होगा, शी फॉरबेड हिम टू एंटर होगा, इस नॉट की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए उतना ही इंफॉर्मेटिव रहा जितना मुझे पढ़ाने में मजा आया है। साथ ही साथ में अगर मैं कुछ नया कंट्रीब्यूट कर पाया, कुछ नया सिखा पाया, कुछ अच्छा सिखा पाया, तो जरूर कमेंट में बताना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी अगला पार्ट आएगा। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग।